हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण चैप्टर को पहले ही देख लिया है, जिनमें से हमने जीन पियाजे के बारे में जाना, जो कि संज्ञानात्मक विकास के जन्मदाता है। दोस्तों, आज हम वैसे ही कुछ ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जो कि CDP के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने बाल विकास में काफ़ी सारे सहायता प्रदान करने वाले सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। नोम चॉम्स्की, भाषा विकास का सिद्धांत। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? भाषा विकास का सिद्धांत हमें नोम चॉम्स्की द्वारा प्राप्त हुआ है। ये अमेरिका के रहने वाले थे। दोस्तों, हमारे जीन पियाजे साहब कहाँ के रहने वाले थे? वे हमारे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, परंतु ये हमारे जो है कहाँ के रहने वाले हैं? नोम चॉम्स्की अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दोस्तों, भाषा सीखने के क्रम में सभी वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग मत है, परंतु नोम चॉम्स्की द्वारा क्या कहा गया है? इनका मानना है कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है, अर्थात बच्चा जब पैदा होता है तभी से भाषा सीखने के लिए सक्षम होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा सीखता है। दोस्तों, इनका मानना है कि बच्चे के माइंड में क्या होता है? एक डिवाइस लगा होता है, जिस डिवाइस को हम LED के नाम से जानते हैं, जिसमें से L का मतलब है लैंग्वेज, A से एक्विजिशन, D से डिवाइस, मतलब कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। इनका मानना है कि बच्चे में जन्मजात भाषा सीखने की प्रवृत्ति होती है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होती है। दोस्तों, इनका यह भी मानना था कि बच्चे में जो ग्रामर की प्रवृत्ति है वे क्या होती है? वे जन्मजात होती है, अर्थात जन्म से ही बच्चा ग्रामर सीखता है। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। भाषा के कितने लेवल बताए हैं? भाषा के 2 लेवल बताए हैं, जो कि पहला है सतही रचना, जिसे हम सरफेस लेवल कहते हैं, और दूसरा है गहरी रचना। सरफेस रचना के अंतर्गत इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों, शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। दोस्तों, बच्चा आप सिखाएंगे, वो जैसे कि उसके मम्मी कहेंगे, पापा कहेंगे, खाना पीना, वो बच्चा बोल तो लेगा, लेकिन उसका मतलब नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता। आप उसे कहेंगे बच्चा बोलो मम्मी, तो मम्मी मम्मी बोलेगा, पापा तो वो पापा बोलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। गहरी संरचना, इसमें शब्दों के अर्थ को ज्ञान होता है। दोस्तों, फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो शब्दों के बारे में जानना शुरू करता है। अगर वो खाना मिलता है, उसे खाने के लिए कोई चीज़ दे दी जाती है। अगर वो पापा बोलता है तो उसके तरफ पापा ताकते हैं, तो इस तरह से वो बच्चा उसका अर्थ समझ जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, इन्होंने किसका दिया था? इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। नैतिकता, यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। दोस्तों, हम अपने समाज में रह करके जानते हैं कि कौन सा चीज़ गलत है और क्या सही है। नैतिकता के अंतर्गत हमें सही और गलत की पहचान के बारे में समझ होती है। ये बच्चा कहाँ पर रह कर सीखता है? ये अपना बच्चा समाज में रह करके ही इस चीज़ को सीखता है। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग भी कहाँ के रहने वाले थे? ये भी हमारे अमेरिका के रहने वाले थे। दोस्तों, आपके सीटेट के एग्जाम में इस प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि कौन सा वैज्ञानिक किस देश से संबंधित है। तो आपका याद रखेंगे कि ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, ये भी हमारे अमेरिका से संबंधित थे, और चॉम्स्की साहब वे भी अमेरिका से ही संबंधित थे। कोहलबर्ग अपने प्रयोग में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उस संबंधित नैतिक समस्याओं को संबंध में प्रश्न पूछते थे। दोस्तों, कोहलबर्ग क्या करते थे? वे छोटी कथाओं को उपस्थित कर करके उसमें से संबंधित क्वेश्चनों को पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक लघु कथन निम्न है। यूरोप में एक महिला मौत के कगार थी। दोस्तों, ये कहानी उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वह एक तरह का रेडियम था, जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था, और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसा मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सब के पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम के आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वह उस दवाई के सस्ते में दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर
उसकी दुकान तोड़कर वह दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। इस कहानी के आधार पर कोल्बर्ट ने 2 बातों का बल दिया। दोस्तों, ये ऐसी कहानी थी जिसमें से हिंज अपनी पत्नी के लिए उस दवा को चोरी कर सकता है, लेकिन इसके पीछे वह यह भी जानता है कि अगर उसने दवा चोरी की तो उसे पुलिस पकड़ लेगी, अर्थात वह कानूनन अपराधी कहलाएगा। परंतु अगर वो दवा ना चुराता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। आइए देखते हैं इसके तर्क पे कोल्बर्ट ने क्या बातें हमें सिखाई। नैतिक दुविधा, जहाँ पर इसमें नैतिक दुविधा की बात आ जाती है। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या समझ मिलते हैं कि वो जो हिंज था वो नैतिक दुविधा में पड़ गया। अगर वो दवा को चोरी करता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आ गया, परंतु अगर उसकी बीवी उस दवा को ना लेगी तो वो मर जाएगी। यहाँ पे वो ये सोच में पड़ गया कि वो दवा को चोरी करे या ना करे। नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग, सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। दोस्तों, हिंज ने चोरी को क्यों चुना? क्योंकि उसकी पत्नी जो है अगर वो दवा ना लेती तो वो मर जाती, अर्थात उसने अपराध पर ध्यान ना दे करके उसने अपने पत्नी को बचाने का पहले विकल्प किया और उसने उस रेडियम को चुरा लिया। कोल्बर्ट ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं, जिसमें से पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे हम प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में नैतिक शून्य होती है, यानी बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। दोस्तों, कोल्बर्ट के अनुसार कितने दिए गए हैं? इनके अनुसार नैतिकता के 3 लेवल दिए गए हैं, जिसमें से पहला कौन सा है? पहले है हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसका आयु वर्ग होता है 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक। इसे हम 3 वर्ष भी मान सकते हैं। अगर आपका एग्जाम में 3 से 10 या 3 से 9 होगा तो वो भी आपका सही होगा। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है दंड में आज्ञा पालन। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। दोस्तों, पनिशमेंट का किस में आता है? पनिशमेंट का गुण भी आपको इसी आयु वर्ग में देखने को मिलता है, जो कि इसका पहला लेवल है। साधनात्मक सापेक्षा तथा उन्मुखता, इस अवस्था को जैसे का तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा इस आयु वर्ग के बच्चे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी एक दूसरे से करते हैं, अर्थात अगर एक दूसरे ने उससे पीटा तो वो भी उसको पीट देगा। वो ये नहीं समझेगा कि मैं गलत हूँ या वो सही था, अर्थात जैसे को तैसे वाला भावना भी इसी आयु वर्ग में आपको 3 वर्ष से लेकर के 9 से 10 वर्ष के आयु में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेज, जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, जो कि 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों को मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय कर लेता है। इस अवस्था के भी 2 भाग होते हैं, अच्छा लड़का अच्छा लड़की की उन्मुखता। दोस्तों, इसके अंदर अच्छा लड़का और अच्छा लड़की की भावना आ जाती है। अगर कोई बच्चा उसने होमवर्क को पूरा किया, अगर आप उसे गुड कहेंगे तो उससे और ज़्यादा मोटिवेट होगा, और अगर उससे बैड कहेंगे वो क्या होगा? वो डिमोटिवेट हो जाएगा। अर्थात इसमें बच्चों में शाबाशी की उन्मुखता आ जाती है। बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की देखने के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता रहता है। उसके बाद आता है कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। दोस्तों, इससे इस बात की समझ हो जाती है कि कौन सा कार्य कानून के हिसाब से सही है। दोस्तों, कोल्बर्ट के नैतिक सिद्धांत का यह आखिरी स्टेज है, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। यह 13 वर्ष के ऊपर होता है। इसमें डिसीजन खुद के लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। दोस्तों, इसमें बच्चा डिसीजन खुद ले सकता है कि इसमें समाज के आधार पर क्या सही है और क्या गलत, और उसके आधार पर क्या सही है और क्या गलत। इसकी 2 अवस्थाएं हैं, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। दोस्तों, इसमें बच्चा जो समाज के बनाए हुए जो कानून है उस कानून से ऊपर उठ करके सोचता है। इसमें सोचता है अगर उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, अगर लाइट रेड है, हम नहीं जा सकते, फिर भी उसे बचाने का अगर प्रयास कर सकते हैं तो वो नियम को तोड़ेगा। अर्थात इसमें उसे सही और गलत की भावना का उन्मुखता आ जाता है। सार्वभौमिक नैतिक का सिद्धांत,
यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फ़ायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। दोस्तों, इसमें बच्चा अपने फ़ायदे का नहीं सोचता है, इसमें बच्चा दूसरे के फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, अर्थात उसे गलत और सही की पहचान नहीं होता है। जिस प्रकार से हिंज ने अपनी पत्नी का जान बचाने के लिए उस रेडियम की चोरी की, उसी प्रकार से अगर ये बच्चा भी होता तो यहाँ पर वो भी चोरी ही करता, क्योंकि उसे अपने हिसाब से सही और गलत की पहचान है। वो किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए अपने आप को जोखिम में भी डाल सकता है। दोस्तों, ये रहे नोम चॉम्स्की और कॉर्बर्थ से संबंधित कुछ बातें। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, आपके सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थैंक यू।